वेलकम क्लास। आज हम फिफ्थ चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। इसका हम मेजॉरिटी पार्ट हम कर चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट बचा है, हम जल्दी से ये कवर अप करते हैं। एक चीज़ मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप प्लीज़, आपको जो असाइनमेंट्स दी जा रही हैं या प्रैक्टिकल्स दिए जा रहे हैं, आप लोग टाइमली करते रहिए। आप उसको काम को बढ़ाते रहेंगे, जितना डिले करेंगे उतना आपके पास पाइल अप हो जाएगा काम, और फिर वो हमारे लिए चेक करना में डिफ़िकल्ट होगा और आपके लिए भी वो काम कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। एंड अब जितना हो सके उतना जल्दी थोड़ा सा स्पीड ही बढ़ा लीजिए। आपका ऐसे भी सब यूज़ टू हो गए हैं इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो कोशिश करिए कि ये सब्जेक्ट को भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दीजिए और टाइमली वर्क कीजिए। अब इसके बाद मैं 2 आपको वीडियोस और भेजूँगी, एक जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्लासरूम ऐप कैसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है, एक वो हो गया। दूसरा जो है, आपको मैं डाउट क्लास रिकॉर्ड करके मैं भेजूँगी, तो जितने बच्चों ने मुझे अभी तक डाउट्स भेजे हैं इस टाइम तक, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक मैं वो कवर अप करूँगी। बिकॉज़ मैं आपसे मांग रही हूँ, बार बार आप मुझे नहीं भेज रहे हो। मुझे सिर्फ अभी तक एक बच्चे के डाउट्स आए हैं एक ग्रुप के, तो मैं अभी वो कवर अप करूँगी। बाकी अगर किसी का होता है फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ आप अपने डाउट्स साथ के साथ जब आप क्लास अटेंड करते हैं नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको फिर उस टाइम पे मुझे आपके लिए भी कन्वीनियंट रहे कि आप मुझे भेज देंगे, अपने ग्रुप लीडर को भेजेंगे और हर वीक वो मुझे भेजेंगे, तो मैं उसको कवर अप कर सकती हूँ, ठीक है। फिर कई बार उस टाइम पे आप भेज देते हैं, रिप्लाई तो हो जाता है, बट वो फिर सब लोग समझ नहीं पाते और फिर उस पर वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती है। तो सबके लिए यही कन्वीनियंट रहेगा कि आपको जो डाउट है आप नोट डाउन कर लीजिए और सीधा अपने ग्रुप लीडर को भेजिए। फिर वो जब उनके पास कंपाइल हो जाएंगे उस वीक की, तो ये आप कर सकते हैं। मैं पहले सोचती थी इसी चैप्टर से रिलेटेड रखूं, पर अब जितना भी आपका कोर्स हो चुका है उससे रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो वो आप भेजिए। कोशिश करिए कि आप उसको, जैसे अगर आपने पर्टिकुलर मुझे टॉपिक दे दिया जो कि मैं कवर कर चुकी हूँ और वो ही, तो फिर उस चीज़ का मतलब है कि आपने वो वीडियो नहीं देखी। अगर आपको उस चीज़ से स्पेसिफिकली कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हुई है कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, आप पर्टिकुलरली टॉपिक स्पेसिफिक डाउट पूछिए। आप वो पूरा टॉपिक मत पूछिए कि वो क्या है, वो तो वो ऑलरेडी कवर कर लिया ना हमने, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो चीज़ वो पूरा, क्योंकि इतने पूरे टॉपिक पे ही आपकी ये क्लास बन पाती है, आप फिर से वो सेम टॉपिक पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने या तो वीडियो नहीं देखी, ठीक है, तो आप वो वीडियो दोबारा देखिए। और फिर अगर तब भी आपको समझ नहीं आता तो मैं ज़रूर फिर उसको दोबारा बनाऊँगी, ठीक है। पर कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से कोई ऐसी कोई कमी ना रहे कि जिस वजह से सेम चीज़ बार बार रिपीट हो और सबका टाइम भी फिर वेस्ट हो, ठीक है। तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया है, हमने यहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक हमने कर लिया था। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। उससे पहले हमने नेशनल स्टैंडर्ड्स करे थे, फिर उससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स करे थे। तो ये आपकी 4th क्लास है इस चैप्टर की, तो जिसमें हम आज करेंगे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, हज़ार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये मेन आपके। उसके अलावा आपका स्कोप, करियर स्कोप आएगा। हाँ, इस चैप्टर के होने के बाद आपको एक तो असाइनमेंट जो मिलेगी, जो नॉर्मली हम देते हैं 3-4 क्वेश्चन की, वो। उसके अलावा आप इस चैप्टर क्योंकि आप ख़त्म हो जाएगा, मैं क्विज़ का लिंक भी भेजूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगी, और डिस्क्रिप्शन में पिछली जितनी भी क्लासेस हुई, चाहे DOE की क्लास हो चाहे ये हो, वो मैं आपको इसके सारे लिंक जो है उसी में डाल दूँगी, ताकि आपको फिर जो कुछ बच्चे कंप्लेंट करें हमने नहीं देखी पुरानी क्लास ये है, और क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है तो मैंने पब्लिक के लिए नहीं रखा हुआ, इसलिए आप पेज पे जाके आपको ये वीडियोस नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 काम आपने करने हैं। एक तो इसके इमीडिएटली बाद आप क्विज़ भरेंगे, और फिर आपको अगर कोई चैप्टर आपका कोई तो रह गया टॉपिक जो हम नहीं देख पाए, तो वो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आपने असाइनमेंट भी करने हैं और वो क्विज़ भी आपने भरना है, वो एज अ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ बैक टू दिस टॉपिक, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ, ठीक है, या प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। ये टर्म सुन के आपको क्या मतलब दिमाग में आता है?
इसमें आप उसको, अगर आप इसको ब्रेक करें टर्म को, खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी प्रबंधन प्रणाली कि उसको मैनेज कैसे करना है, उसका एक सिस्टम। यानी कि आप जब भी, जैसे कि फूड जो है वो बनना शुरू होता है, चाहे आप फार्म की टाइप पे देखिए जहाँ पे उगाया जाता है, वहाँ से लेके जब तक कि वो आप कंज्यूमर के उसको कंज्यूम नहीं करते, खाते नहीं हैं, तो उस खाद्य पदार्थ की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, कैसे इंश्योर करें कि जो है फूड चेन में जो पूरा फूड है शुरू से लेकर एंड तक, जब तक आपने वो कंज्यूम किया, उसकी सुरक्षा, उसकी सेफ्टी बरकरार रहे, वो मैनेज करके रखना शुरू से लेके एंड तक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वो जो है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसको सिंपली बोला जाता है फ्रॉम फार्म टू फोक। फार्म मतलब कि खेत, टू फोक मतलब कि आपके चम्मच तक, ठीक है। फार्म टू फोक सिस्टम होता है। सो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कंट्रोल बेस्ड सिस्टम। कंट्रोल बेस्ड यानी वही आप इंश्योर कर रहे हैं, जहाँ पे आपको चांस लग रहा है कि रिस्क हो सकता है, ख़राब हो सकता है, आपने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। इट इज़ अ कंट्रोल बेस्ड सिस्टम। इसमें आप कुछ और चीज़ नहीं डाल रहे, आप सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोई कंटामिनेंट ना आए, कोई ऐसा अडल्ट्रेंट ना आए, या कोई ऐसी मैल प्रैक्टिस ना हो जिससे वो फूड में कहीं से भी कोई भी चीज़ का रिस्क हो, जो कि बाद में आपके हेल्थ को या किसी भी तरीके का नुकसान दे सके। कंट्रोल बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम हैज़ार्ड बीइंग एंटर्ड, ताकि कोई भी हैज़ार्ड ना आ सके। आपने देखा था 3 टाइप के हैज़ार्ड होते हैं, फिजिकल हैज़ार्ड भी नहीं आना चाहिए, केमिकल हैज़ार्ड भी नहीं आना चाहिए, और बायोलॉजिकल हैज़ार्ड भी नहीं आना चाहिए। तो किसी भी तरह का कोई हैज़ार्ड फूड में ना एंटर कर सके, उसको कंट्रोल करके रखना, वो जो है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। एंड दस कंटामिनेटिंग एट एनी स्टेज ऑफ फूड, और उससे क्योंकि वो हैज़ार्ड एक बार आ गया तो वो फूड कंटामिनेट हो जाए, तो वो कंटामिनेट ना हो सके, उसको प्रिवेंट करना फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का पहला पर्पस है, ठीक है। हिंदी में वालों के लिए, वैसे हिंदी में समझाया मैंने, पर एक बार पढ़ लेते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एक नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने वाली पर आधारित एक प्रणाली या व्यवस्था है, जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थ में किसी भी खतरे के प्रवेश और उसे खाद्य पदार्थ की किसी भी अवस्था में दूषित करना। मैंने स्टेजेस बताई आपकी, मतलब एक खेत में बीज डलता है, उस स्टेज से लेकर वो जब फल बन के पकने के बाद जब आपके पेट में जाता है, तब तक किसी भी स्टेज में कहीं से भी कोई भी हज़ार्ड या कोई भी खतरा कुछ भी उसमें एंटर करके उसको कंटामिनेट या संदूषित या दूषित ना कर सके, उस व्यवस्था को, उस प्रणाली को हम खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। तो इस व्यवस्था, इस सिस्टम को हम खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली या फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये आप ये देखेंगे, यहाँ पे सब कुछ इंश्योर, और इसमें एक चीज़ नहीं आती, इसमें से बहुत सारे प्रोसीजर आते हैं कि देखिए फाइल्स हैं तो आपने रिकॉर्ड भी रखने हैं, आप इसमें इसमें ये है कि आपने कुछ इसमें रिसर्च भी करनी है, कुछ चेंजेस आपने करनी है। इसमें आपको इसमें पज़ल है, पज़ल मतलब कोई अगर ऐसी अननोन चीज़ आ गई उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें वो पकाने से लेके इसमें सारा सब कुछ, सारे सिस्टम जितना भी हो सकता है, एक ऑफिस वाला वर्क भी इसमें आएगा, इसमें जो है फूड हैंडलर्स है वो भी, हाइजीन वाला पार्ट भी इसमें आएगा, सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है। मशीन का पार्ट, एक कंप्यूटर का पार्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट, इंसानों का पार्ट, जानवरों जो इनसे ले रहे हैं उनका, सबका पार्ट, जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, फूड से रिलेटेड, उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, वो इस चीज़ का हिस्सा, इस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा होगा। इसका मेन पर्पस होता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसको बदलावे से इम्प्रूव ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि कहाँ से कब कौन सा खतरा, कौन सा संकट आ जाए हमें नहीं पता। जैसे कोरोना वायरस, किसी को पहले इसके बारे में पता ही नहीं था, अब नया आया, तो अब जो फूड में जितने भी आप देखेंगे ऑपरेटर, जितनी भी कंपनियां हैं, वो इसके लिए उन्होंने अब अपने सारे प्रोसेस को बदला है। तो वो ये चीज़ का, और वो जो इसीलिए ही कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट सिस्टम है, कुछ भी नई चीज़ के बारे में पता चलता है उसके हिसाब से उसमें बदलाव, इम्प्रूवमेंट की जाती है, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पस है कि इम्प्रूवमेंट करना। अब
फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के मेन जो 3 तरीकों से इंश्योर किया जा सकता है, एक है जीएमपी, जीएचपी, हैसप, ठीक है, एचएसीसीपी। ये 3 व्यवस्था, मतलब इस व्यवस्था में 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 तरीके, 3 तकनीक हैं जिसके द्वारा हम ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी खतरा, कोई भी चीज़ उसमें ना आए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करना मतलब बचाना, उसमें किसी चीज़ के प्रवेश को रोकना, ठीक है। हिंदी वालों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली 3 चीज़ों से द्वारा की जा सकती है। पहला है उत्तम निर्माण पद्धति, जीएमपी, ठीक है। जीएमपी मतलब उत्तम निर्माण पद्धति, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो कुछ हमारे रूल्स होते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर या बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना, ठीक है, तो आप कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पदार्थ, कोई भी सामान बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो आपने फॉलो करनी है, आपने अपनानी है। तो उसे बोला जाता है उत्तम निर्माण प्रणाली या पद्धति या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जैसे कि मान लीजिए कि जो इसमें पहली चीज़ होगी, जो रॉ मटेरियल है, जो सामान आ रहा है, उसकी टेस्टिंग होना ज़रूरी है। तो वो क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब आप कोई भी ख़राब कंटामिनेटेड अपनी कंपनी के, अपनी फैक्ट्री के अंदर घुसने ही ना दें, बाहर से ही रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। जैसे कि दूध का एग्जांपल है, तो दूध जहाँ पे प्लेटफॉर्म टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। प्लेटफॉर्म टेस्ट का मतलब है जैसे ही ट्रक में भर के, जैसे कि बड़ा खेतों से दूध आया, जो गाय बकरियों को इकट्ठा किया उन्होंने दूध, और वो ट्रकों में भरकर जैसे ही कंपनी में, जैसे मदर डेयरी के पास पहुंचा, तो वो उसको एंटर करते ही, जैसे कंपनी के गेट में एंटर करते ही वो पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं कि कोई चीज़ इसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, इस पर ख़राब तो नहीं हो गया दूध। तो ये एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पहला पार्ट है कि आपने उसको ऐसी कोई चीज़ अंदर घुसने ही नहीं दी जिससे कोई नुकसान हो सके किसी को, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये एक इसका उदाहरण हो गया गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, कि उत्तम निर्माण पद्धति, कि आप ऐसी चीज़ें अपनाएंगे, ऐसे रूल्स, ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे, ऐसी गाइडलाइंस बनाएंगे कि जो है आप जो चीज़ बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता बहुत ही उत्तम हो, मतलब उसमें कहीं से कोई खतरा का आने का कोई स्कोप ना रहे, ठीक है। दूसरा आता है जीएचपी। जीएचपी यानी उत्तम हस्तन स्वच्छता पद्धति, मतलब कि गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको बताया कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें सारे अच्छे जो भी ऐसी चीज़ें करना कि कहीं से कोई चीज़ एंटर ना कर सके, या उसकी जो आप प्रोडक्ट आपकी खुद की साफ खुशबू होती है, तो आप ऐसी चीज़ें, ऐसे टेस्ट करें, इतने अच्छे तरीके से करें, स्टैंडर्ड अपना इतना हाई रखें कि वो जो आपका प्रोडक्ट निकले वो बहुत ही अच्छा बने, ठीक है। ये हो गया। हाइजीन का लेना होता है स्वच्छता से, साफ सफाई से, यानी कि जितने भी लोग उस खाने के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या जो भी चीज़ जहाँ पे भी वो खाना जा रहा है, जिस भी प्रेमाइस में पड़ा है, स्टोरेज में पड़ा है, या जहाँ पर जिन मशीनों में से होके गुजरेगा वो सब, या जिन कमरों में से होके गुजरेगा वो सब बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए। हाइजीनिक प्लेस होना चाहिए, क्लेanलीनेस का ध्यान रखना, ठीक है। इवन जो आप पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो थालियों में पैक हो रहा है, वो साफ़, स्टेरिलाइज होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, कोई उसमें बैक्टीरिया कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप कहीं पे स्टोर करके रख रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर होना, साफ़ होना चाहिए, वहाँ पे कोई गंदगी का नामो निशान नहीं हो, बिल्कुल साफ़ हो। उसको रोज़ क्लीन करें, दिन में 3 बार करें, 4 बार करें, जब भी लॉट चेंज हो उसको साफ़ करें। तो ये आप अगर कोई हैंडल कर रहा है फूड को, जैसे कि मान लो कि रैपिंग ही करनी है, टॉफ़ी की रैपिंग करनी है, अगर मैनुअली करने की ज़रूरत है तो वो सब इन लोगों ने क्या किया हो, मास्क पहना हो, ग्लव्स पहने हो, हेड कवर लगाया हो, ताकि कोई भी चीज़ उसमें ना, चाहे हाथों से गंदगी हो, चाहे मान लो अंगूठी का कोई नग गिर जाए, ऐसा कुछ भी उसमें
नहीं आना होना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके का रिस्क ना हो सके। तो ये सबको रोज़ नहा के आए। आप उनको जब कोई भी आता है उसके कपड़े बदलें, उनको अपने वहाँ के साफ क्लीन यूनिफॉर्म दें। ये सब जो है, नाखून कटे हों, कपड़े साफ़ हों, कोई दाग धब्बे ना हों, शूज़ के ऊपर कवर लगे हों, तो ये गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस होती है। यानी कि बिल्कुल साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला मैन्युफैक्चरिंग का था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उत्तम निर्माण पद्धति। दूसरा था गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, उत्तम हस्तन पद्धति। अब तीसरा जो है वो होता है हैसअप या हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसका मतलब है संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। जो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हैसअप उस सबका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल होता है। कंट्रोल इसमें आता है हैजार्ड एनालिसिस, यानी कि खतरे को पहले से ही पता कर लेना। मतलब कि आप क्या करेंगे, जज करेंगे कि एक कोई भी चीज़ है उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, होने से पहले जज कर लेंगे इसमें इस स्टेज पे खतरा आ सकता है और ये खतरा आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मानो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि शुरुआत की स्टेज में क्या हुआ, जैसे दूध आया तो दूध में क्या क्या खतरा आ सकता है। हो सकता है कि उसका तापमान कम हो, फट जाए दूध, ठीक है, तो तापमान ज़्यादा हो, धूप से आया दूध, वहाँ पे फटने का चांस रहता है। तो उस समय क्या करा उन्होंने, ये वाला टेस्ट किया कि जो टेम्परेचर है कि दूध का सही बना बरकरार है या नहीं। तो सबसे पहला ये कर दिया उन्होंने, ताकि अगर तापमान उसका रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर से कम है या रूम टेम्परेचर पे है तो उसी टाइम उसे रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हैजार्ड एनालाइज करा, हैजार्ड एनालिसिस, ये संकट का विश्लेषण किया कि क्या क्या संकट इसमें हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करनी कि ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके लिए या तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या कुछ उसके उपाय निकालना। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का मतलब होता है कि आपने क्या किया, वही जो जैसे मैंने अब उसका एनालाइज करने के लिए आप एक क्राइटेरिया बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने टेम्परेचर का दिया, आप अब ये कंट्रोल पॉइंट आपने रखा कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, जैसे कि आना चाहिए तो 6 डिग्री तक आ जाना चाहिए। अगर मान लो 7 तक पहुंचा तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ये आप डिसाइड करते हैं, बड़ी स्टडी होने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि नियंत्रण बिंदु क्या रखना है मुझे। जैसे टेम्परेचर अगर मुझे रखना है, तापमान रखना है, तो कितना होना चाहिए, मतलब यानी दूध जो है अगर आने से पहले कितने तापमान पे ख़राब होने का रिस्क है, ठीक है। तो ये जो है ये क्रिटिकल अपने कंट्रोल पॉइंट डिसाइड करना कि, और ऐसे हर स्टेज के लिए कि पहली स्टेज में इतना होना चाहिए, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, चौथी में इतना, और ये हर तरीके से, तापमान ही नहीं, जब और कोई अपने टेस्ट करने हैं तो उसका भी आप क्या करेंगे, एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने एसिडिटी मानो आपने चेक करनी है दूध की, तो दूध की एसिडिटी आप डिसाइड करेंगे कि इतनी, इससे ज़्यादा निकली तो हम उसे वहीं से ही रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, या उसे उसका किसी और काम में भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने या जैसे कि आपको कोई सबका फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, तो आलू आए तो आलू के लिए आपने क्राइटेरिया रखा 1 या 2 ब्लेमिशेस तक, ठीक है, पर अगर इससे ज़्यादा हुए तो यानी कि आलू ख़राब हो सकता है, उसमें कोई कोई फंगस ग्रो कर रही है, कुछ हो रहा है। तो आपने क्या किया, उसे अगर आपने चेक किया 2 है तो ठीक है, एक्सेप्ट हो गया पहली स्टेज में। अगर 2 से ज़्यादा है तो यानी कि आपने उसको रिजेक्ट कर देना है, वो आप आगे स्टेज पे नहीं लेके जाएंगे। उसका फिर कुछ और यूज़ कर सकते हैं, खाद बना दिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक को किसी को खिला दिया वो उसको, ठीक है। तो इसलिए हो गया हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है, हैसअप बोला जाता है इसको। खाद्य संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। अब तीनों चीज़ें आई होप सबको समझ आ गई होंगी। ये खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तरीके हैं, ठीक है, विधियां हैं कि कैसे किया जा सकता है। पहला है आपका उत्तम निर्माण पद्धति, दूसरा है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस या फिर उत्तम हस्तन। तो इसमें हाइजीन का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, इसमें अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चर बनाते समय अच्छी चीज़ों का प्रयोग हो, वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का प्रयोग हो, और भी चीज़ें नई नई टेक्निक का प्रयोग हो। और हैजार्ड एनालिसिस में आप पहले से ही गेस कर लेते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, और फिर आपने उसके लिए एक क्राइटेरिया सेट किया कि इससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ज़्यादा अगर हो गया तो फिर वो
और फिर अगर हो गया तो उसके बाद क्या उपाय करना है उसका, ये सब पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी, ये क्या होती है? प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच होती है। ठीक है, जिसमें लेबलिंग भी इंक्लूडेड। लेबलिंग मतलब कि लेबल का होता है, जैसे आप पैकेट होता है, पैकेट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको लेबलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे चिप्स का पैकेट आप ले रहे हैं, चिप्स के पैकेट में आपने क्या क्या जानकारी दी, आप क्योंकि लेबल पढ़ के ही लेंगे ना। ठीक है, तो आपने लेबलिंग का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा जानकारी हो उतना प्रोडक्ट हम कहते हैं अच्छा होता है, कि यानी वो किसी चीज़ को छुपा नहीं रहे किसी भी इंसान से। ठीक है, तो ये इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एक तो अंदर का प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, और एक बाहर का जो लेबल है उसमें जितनी जानकारी है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का भाग होती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस मेथड टू वैलिडेट दैट मैन्युफैक्चरर प्रोसेसर टेक इफेक्टिव स्टेप टू इंश्योर सेफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ये चीज़ को सुनिश्चित, अगर कोई जीएमपी करता है फॉलो, कंपनी कोई फॉलो करती है, तो उसका मतलब साफ साफ है कि जो मैन्युफैक्चरर, ये जो कंपनी का जो हेड है, वो क्या कर रहे हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, बहुत अच्छे तरीके से जो है एक सेफ फूड बनाया। मतलब कि अगर जीएमपी फॉलो हुई है तो मतलब ये गारंटीड है कि जो फूड है वो सेफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट मिनिमाइज और एलिमिनेट कंटामिनेशन एंड फॉल्स लेबलिंग। तो ये अपने आप क्या कर देते हैं, अगर जो कोई कंपनी जीएमपी फॉलो करेगी, कोई उनके स्टैंडर्ड, उनकी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, तो यानी कि ये इसका बहुत ही कम रिस्क होता है, इसका बहुत ही कम चांस है कि उसमें कोई कंटामिनेशन होगी या उसमें जो लेबलिंग करी होगी वो गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करने के लिए, किसी को मिसलेड करने के लिए करी होगी। ठीक है, तीसरा है हेल्प्स इन बिल्डिंग पॉजिटिव रेपुटेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर इन द मार्केट। तो ये रैपो बिल्डिंग मतलब एक साख बनाने में मदद करता है कि जब जैसे अगर क्योंकि वो अच्छे तरीके से बना रहे हैं, बिल्कुल सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी की एक रेपुटेशन बन जाती है मार्केट। ठीक है, तो उत्तम निर्माण पद्धति है जीएमपी, यह है एक तो प्रोडक्ट बेस्ड उत्पाद पर आधारित अभ्यास है, और लेबलिंग भी जिसमें शामिल है। मैंने जैसे बताया कि जितना अच्छी इन्फॉर्मेशन लेबल पे, जितनी सच्ची इन्फॉर्मेशन लेबल पे दी, उतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये एक यह उत्पाद की गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था है जो कि ये सुनिश्चित करती है कि मतलब अगर ये है, अगर जीएमपी का किसी को कोई फॉलो कर रहा है तो यानी कि वो बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट बना रहा होगा, और उसमें सारे अच्छे जो जितने भी उनको फॉलो करने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन वो कर रहे हैं। इससे जो है बहुत ही कम रिस्क रहता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो मिलावटी हो सकता है, या उसमें लेबलिंग गलत हो सकती है, यानी लेबल में कुछ और अंदर कुछ और। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम चांस है, और बाज़ार में जो निर्माता है उसकी इज्जत बनाने, साख बनाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, गुड हैंडलिंग या इसको गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस भी बोला जाता है। जीएचपी मतलब कि ये जैसे मैंने आपको बताया हाइजीन का ध्यान रखना, कि जो भी हैंडलर उसके पास आ रहा है या जिस भी जगह से वो गुजर रहा है प्रोडक्ट, वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, कंटामिनेशन वहाँ पे ना हो। अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फ्रॉम द फार्म टू द स्टोर कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर भी है, तो इसमें शुरुआत से लेकर एंड तक जितने भी रिस्क जिस भी इंसान से या जिस भी चीज़ से हो सकता है वो सबको इसमें कवर अप किया जाता है। इंडिकेट्स व्हाट स्टेप एंड प्रोसीजर आर टू बी टेकन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, कि कहीं से भी कोई भी कंटामिनेशन या संदूषण का कोई भी रिस्क ना हो सके, तो उसके लिए इफ़ेक्टिव प्रोसीजर्स, इफ़ेक्टिव स्टेप्स उठाए जाते हैं। इट इंश्योर ऑल पर्सन हु हैंडल फूड हैव गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ये साफ स्वच्छता का ध्यान इसमें दिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हाइजीन का, साफ स्वच्छता का मेन इसमें पार्ट होता है। तो उत्तम स्तन ये सभी खतरों को रोकने का है कि आप साफ सफाई रखेंगे तो जो भी स्पेशली जो हमने देखा था कि हमें खतरा सबसे ज़्यादा किससे होता है, हमें जैविक खतरा सबसे ज़्यादा होता है, बायोलॉजिकल हैजार्ड सबसे डेंजरस माना जाता है, और वो बायोलॉजिकल है तो वो जीव जंतुओं से ही होगा। तो जितने जीव जंतु और फूड के कांटेक्ट में मोस्टली इंसान ही आते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं। तो अगर उन्होंने हाइजीन, अपनी साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखा है तो प्रोडक्ट में कहीं से रिस्क रहेगा ही नहीं कि उसमें कहीं किसी भी तरह के तरीके का जैविक खतरा है किसी और तरीके, जैसे कि फिजिकल हैजार्ड है हमारा, जो हमारा
भौतिक जो खतरा होता है वो भी कैसे आता है इंसानों से, उनके बाल, उनके नाखून, उनके कोई अंगूठी, पत्थर, कंकड़, कांच, ये सब कहाँ से आएगा? इंसानों से ही आएगा। तो अगर उन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी है, उन्होंने हाइजीन अच्छी रखी है, उन्होंने सारे से कवर, सब कुछ कवर किया हुआ है, साफ़ सफाई है, अंगूठियाँ नहीं पहनी, अगर हाथों में कोई घाव है तो वो काम नहीं कर रहे, साफ, अगर चप्पलें हैं तो वो बिल्कुल साफ़ करके चेंज करके आ रहे हैं, उसको कवर करके आ रहे हैं, तो और बाल बांधे हुए हैं, बाल कवर, ऊपर का हेड कवर पहना हुआ है, मास्क अगर इन्होंने पहना हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है, कपड़े बिल्कुल साफ, सब कुछ साफ़ सुथरा है। तो और वो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर काटने के लिए चाकू का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी साफ़ है। जिस जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है उन्होंने। जो चीज़ स्टोर करने के लिए जहाँ रखी है कीड़े मकोड़े वाली है, तो वो पहले जांच करके कर रहे हैं। तो यानी कि उससे सारा खतरा जो है वो तो हैंडलिंग के टाइम पे जो हो सकता था वो सब तो यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये स्वच्छता का पालन सही ढंग से कर रहा है, ये सुनिश्चित किया जाता है इसमें। ठीक है, थर्ड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, हैसअप। ठीक है, हैसअप यानी हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। आप इसको ब्रेक करेंगे, हैजार्ड यानी कि खतरा, एनालिसिस मतलब कि जितने खतरे हो सकते हैं वो सबको पहले से ही जांच लेना। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ क्या कैसे कंट्रोल करेंगे उसको, कैसे पता करेंगे कि ये चीज़ ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए कोई पैमाना होना चाहिए। तो वो पैमाना जो होता है वो डिसाइड करना इसे बोला जाता है। ठीक है, हैसअप इज़ अ मीन ऑफ प्रोवाइडिंग एश्योरेंस अबाउट सेफ्टी ऑफ फूड। तो अगर कोई हैसअप का सर्टिफिकेट ले लेता है, हैसअप फॉलो करता है, तो ये मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस हो गई फूड की, कि एश्योर्ड है कि ये फूड जो है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, ऑप्टिमम क्वालिटी का फूड है। इट इज़ अ प्रिवेंटिव अप्रोच। ठीक है, बचाव का तरीका है। मैंने जैसे बोला कि बनाने से पहले ही पता कर लेना, एक स्टेप आगे चलना, होने से पहले ही अगर आप उसे रोक लेंगे, उस खतरे को का अंदाज़ा लगा लेंगे, तो वो चीज़ बच जाएगी। तो प्रिवेंशन है इसका। ठीक है, बोला जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब बाद में आप उसका क्या इलाज करेंगे, वो तो ख़राब फूड के केस में आप प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं। ख़राब हो गया तो वो बीमारी ही फैलाएगा, या वो पूरा लॉट आपका ख़राब, मतलब पैसे वेस्ट हो जाएंगे, वो कोई लेगा ही नहीं। तो फूड के केस में प्रिवेंटिव अप्रोच ही सबसे कारगर मानी जाती है। Each step is the manufacturing. Each step in the manufacture is given through thorough importance rather than testing the end product. हाँ देखिए, इसमें ये है कि प्रिवेंशन है, तो ना कि सिर्फ बनने के बाद फूड की टेस्टिंग हो, इसको हर स्टेज पे, हर जगह पे इसको टेस्ट किया जाता है। और उसको जहाँ पे भी वो चीज़, कहीं पे भी कोई कमी नज़र आ जाती है, पकड़ी जाती है, हर स्टेज पे चेक किया जाता है। और किसी स्टेज पे अगर कोई कमी मिल गई तो उसी टाइम पे उसकी या तो सॉल्व किया जाता है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप जैसे कि मैंने मान लो मेरा प्रोडक्ट सही चल रहा है, दूध का ही जैसे बहुत से ईजी एग्जांपल होता है, दूध में मैंने जब मंगाया 4-5 ट्रक्स आए। ठीक है, तो मैंने शुरुआत में टेस्टिंग नहीं करी उसकी, मैंने मिक्स कर दिया सब कुछ, वो सारा बन गया। एंड में पता चला कि वो तो सिर्फ एक ट्रक में ख़राबी थी, जिस वजह से मेरा पूरा लॉट है 3-4 ट्रक से जो आया वो सब रिजेक्ट हो गया, ख़राब हो गया। तो मुझे नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ। तो ये चीज़ से बचाना है, तो मैंने अगर इन्हें पहले स्टेज में पकड़ लिया होता, हो सकता है कि वो एक ट्रक के भी एक कार्टन छोटे से में कोई कमी रह जाती, वो मैं रिजेक्ट कर देती, तो मेरा सारा लॉस ख़त्म हो जाता। ठीक है, या उसको मैं किसी तरीके और जगह पर यूज़ कर लेती। ठीक है, तो ये है कि ये आप सही स्टेज पे आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसे पहचानते हैं, क्योंकि आपने क्राइटेरिया बनाया है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, इतनी एसिडिटी होनी चाहिए, इतना इसकी इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना ये वैल्यू होनी चाहिए, उतनी वो वैल्यू, बड़ी सारी वैल्यूज़ होती है। केमिकल टेस्टिंग भी होती है, बायोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती है। तो माइक्रोबियल आपने लोड चेक करा, कितने बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, सब आपने हर स्टेज पे चेक किया कि कहीं मानो कहीं कोई चूक रह गए किसी भी वजह से, तो वो उसी स्टेज पे पकड़ी जाए और उसका फिर सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, तो ऑल पोटेंशियल सोर्स ऑफ हैजार्ड एंट्री आर स्टडीड इन डिटेल। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से ही स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा हैजार्ड कौन से स्टेज में घुस सकता है। ठीक है, सो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड,
कैसे हैज़ार्ड हो सकते हैं, तीनों हैज़ार्ड के बारे में पढ़ेंगे आप। फिजिकल हैज़ार्ड भी पढ़ेंगे, केमिकल भी हो सकते हैं उस प्रोडक्ट में, और बायोलॉजिकल भी आप कौन कौन से होने के चांसेस है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। असेसमेंट ऑफ चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ हैज़ार्ड ड्यूरिंग ईच। अब फिर आप देखेंगे कि ये वाला हैज़ार्ड कौन सी स्टेज में आने के चांस है। जैसे फिजिकल हैज़ार्ड और घुसने का चांस कब है, और बायोलॉजिकल कब घुस सकता है, जब इंसान उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जब हैंडलर्स आ रहे हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर है तो वही डाल सकते हैं। केमिकल हैज़ार्ड जो है वो उसका स्टेज कब हो सकता है, जैसे कि मानो कहीं पे किसी कुछ कोई एडिटिव डल रहा है तो उस समय पे आ सकता है। अब जैसे कोई गर्म हो रही है, गर्म होते समय ये नहीं डल सकता कि केमिकल हैज़ार्ड है, वो तभी डलेगा जब आप उस प्रोडक्ट में कोई और इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, तब आ सकता है। तो इसी तरीके से आप चेक कर लेते हैं कि अच्छा इस स्टेज में ये वाला हैज़ार्ड होने का चांस है। और क्योंकि ये फूड है तो इसमें जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़ार्ड है, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड है, तो हर फूड में हर माइक्रोब नहीं ग्रो करता, किसी में पर्टिकुलरली कोई कोई ही करता है। तो वो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दूध में कौन सा होता है, चावल में कौन सा होता है, तो ये सब आप जांच करेंगे। ठीक है, तो आप वो सब आप चेक करेंगे कौन सा हैज़ार्ड फूड चेन में कब आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में अगर मैंने जैसे टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर में कौन सा, अगर मानो टेम्परेचर कम हो जाता है, मशीन में कोई गड़बड़ी हो गई, ख़राब हो गई, तो खराब इतना कम टेम्परेचर होने से क्या कौन सी हैज़ार्ड आ सकता है उसमें, वो चीज़ चेक करना। डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब बटता है तो बटने वगैरह में भी आपके कीड़े मकोड़े आ गए तो वो भी रिस्क होता है। ठीक है, तो वो साफ़ सफाई उसमें मेंटेन होनी चाहिए कि तब कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को पहले से ही स्टडी किया जाता है और फिर उसका प्रिकॉशंस ली जाती हैं। ऑल द रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज, और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं उतने उसको सही तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मशीन वगैरह या जितना पेपर वर्क वगैरह इस सब ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऐसा करना है। हर चीज़ की रिकॉर्डिंग की जाती है इसके अंदर कि ये आपने लॉट आया था, इतने बजे आया था, इसका टेस्टिंग इतने बजे हुई, इसमें ये रिज़ल्ट आया, इसके लिए जो पैकेजिंग मटेरियल आया वो यहाँ से आया, उसकी टेस्टिंग हुई, ऐसे हुआ। एक एक चीज़ का टाइम, ड्यूरेशन, लॉट, सब चीज़ें नोट डाउन होती है, रिकॉर्ड होती है, पेपर में भी रिकॉर्ड होते हैं, कंप्यूटर में भी। ठीक है, तो ये सब इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पकड़ा जाए चीज़ कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, और फिर उसके लिए इम्प्रूवमेंट करना। इट एश्योर्स कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी फूड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कि हमेशा हमें अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट मिले। ठीक है, अब इसका मैंने एक हैसब का एक ही प्लान है। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये समझना, पर एक आइडिया लग जाएगा। तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, पर समझाने के लिए जैसे मैंने किया कि ये सब है, इसके प्रोसेस स्टेप्स ये हैं कि पैकेजिंग मटेरियल में आने के चांसेस हैं, स्टोरेज में आने के चांसेस हैं, पानी उबलने में चांसेस हैं, पैकिंग में चांसेस है कोई और आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज में चांसेस है। ये अलग अलग इसके स्टेजेस हैं जिससे फूड में कहीं से हैज़ार्ड घुसने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने नोट डाउन कर लिया, ये रिस्क पॉइंट है, तो ये हमें चाहिए। फिर अब हैज़ार्ड कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, ये वाले कब आ सकते हैं, केमिकल, तो ये पहली स्टेज में आ सकते हैं। दूसरी में सिर्फ ये वाली है तो इसमें सिर्फ माइक्रोबियल हैज़ार्ड आ सकता है, वो नोट डाउन कर लिया। पानी के बॉयल में वही माइक्रोबायोलॉजिकल पैथोजेंस कोई घुस सकते हैं। पैकेजिंग में फिजिकल कंटामिनेशन कोई हो सकती है। ठीक है, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में फिर से माइक्रोबियल ग्रोथ, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड आ सकता है। फिर क्रिटिकल जो मैंने कंट्रोल पॉइंट्स आपको बताए, लिमिट इन्होंने डिसाइड कर दी कि चेक कैसे करेंगे। नो अनक्वालिफाइड प्रोडक्ट टू बी यूज, तो जो भी ये सब टेस्टिंग करेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल टेस्टिंग करेंगे, जो भी चीज़ फॉलो नहीं होगी उसको वहीं रिजेक्ट कर दिया। स्टोरेज के टाइम पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 डिग्री तक मेंटेन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे थर्मोमीटर लगे होते हैं और वो कंप्यूटराइज होते हैं कि उन्होंने टेम्परेचर उसमें नोट डाउन हुआ, फिर वो कहीं पे भी फ्लक्चुएशन हुई, 4 से ज़्यादा निकला तो उन्होंने क्या किया, उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया वो प्रोडक्ट। ठीक है, फिर बॉइलिंग में कंट्रोल टेम्परेचर होना चाहिए 71 डिग्री से ज़्यादा, तो अगर इससे कम हुआ तो यानी उसी टाइम वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। पैकेजिंग फिजिकल का है तो कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, पैकेजिंग में कोई बाहर से कोई मटेरियल नहीं आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज में वही 4 से कम डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो चीज़ आगे बढ़ाई नहीं जाती। मॉनिटरिंग प्रोसीजर कैसे करेंगे, ये आपके मॉनिटरिंग, ये इसमें जाने की जरूरत है। बेसिकली मैं प्रिवेंटिव मेजर एक है कि उपाय कैसे करेंगे।
क्वालिफाइड रॉ सप्लाई चेक्ड अप्रूव्ड, तो ये तरीका है इसको प्रिवेंट करने का। प्रॉपर स्टोरेज के थ्रू इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर को का थर्मोमीटर लगा के चेक कर सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे, हाइजीन को फॉलो करके इसको रोक सकते हैं। इसमें टाइमली क्या कर रहे हैं आप, टाइम टेम्परेचर चेक करके कर सकते हैं। करेक्टिव एक्शंस क्या, करेक्टिव एक्शन मतलब अगर कोई इसको कोई गड़बड़ ये चीज़ अगर फॉलो नहीं हुई तो इसका करेक्टिव एक्शन, इससे क्या, इसके बाद क्या, चेंज सप्लायर, ब्रांड बदल लो, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो। ये उपाय हैं कुछ, ठीक है, कि आगे से चीज़ गलती दोबारा ना हो। रिजेक्ट द रॉ मटीरियल, तो उसमें रॉ को रिजेक्ट ही कर दिया। फिर इसमें क्या किया इन्होंने, उसको अपने इक्विपमेंट्स को रिपेयर करवाया, ठीक है। ये सब इसके करेक्टिव एक्शंस इसमें लिए गए, ठीक है। और इसमें पर्सन्स अथॉरिटी दी जाती है लोगों को, उनकी जॉब पे होता है, तो वो उनकी जॉब पे खतरा होगा, वो सही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। आई होप अब सबको थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो कि हाँ सब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत मतलब एडवांस टॉपिक है, या आपके इसके लेवल का नहीं है, बट आप कोर्स में इंक्लूड किया गया है, तो ये आपके लिए समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। अपनी तरफ से मैं एफर्ट डाल रही हूँ कि आपको मैक्सिमम मतलब पूरा है कि समझ आ जाए आपको ये वाला टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका यही है सब हिंदी वालों के लिए, ये HACCP या हैसप जो बोला जाता है, ये खाद्य पदार्थ को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक तकनीक है। बचाव पर आधारित है। बचाव पर आधारित मतलब किसी चीज़ को होने से रोकना, पहले ही रोक लेना, कि कोई चीज़ का नुकसान दे सके उससे पहले ही रोक लेना, उस पर आधारित है। इसके तहत खाद्य निर्माण के प्रत्येक चरण को बराबर अहमियत दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उस पर टेस्टिंग कर ली, फिर हमने छोड़ दिया उसको अपने हाथ। जैसे मैंने एक दूध का जैसे एग्जांपल दिया, शुरुआत में आके मैंने टेस्टिंग कर ली कि ठीक है कर लिया, तो और मैं बीच में कोई टेस्टिंग नहीं कर रही, तो वो कितने लोगों से होके गुजरता है, तो हो सकता है तब कोई कमी रह जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर एक स्टेज को इम्पोर्टेंस देनी है। इससे सुनिश्चित होता है कि खाद्य निर्माण अच्छे से हो रहा है, और यदि किसी कारण से कोई चरण में समस्या आ जाती है तो उसका उसी समय उपाय किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया करेक्टिव एक्शन, जो मैंने अभी स्टेप दिखा, करेक्टिव एक्शन मतलब अब आप इससे तो रिजेक्ट करा, उसके बाद उसे सीख ली, और ताकि वो दोबारा से नहीं अपनाएंगे और वो और ज़्यादा नुकसान किसी को ना दे सके। इसमें सभी संभव खतरों का अच्छे से विश्लेषण, पढ़ाई की जाती है, इसका विश्लेषण किया जाता है, एक एक जो हो सकता है पॉसिबल होने से पहले ही कर लिया जाता है, ठीक है। बहुत डिटेल में स्टडी की जाती है। संकट क्या होता है, हज़ार्ड, ये इसी में ही आपका आएगा। इसमें खतरे से संकट से जुड़ी निम्न बातों का ध्यान दिया जाता है कि सभी संभव खतरों की पहले पहचान होगी, उसके प्रवेश खाद्य श्रृंखला फूड चेन की किस अवस्था में हो सकता है ये चेक किया जाता है। जैसे कि उसमें डलने वाली किसी सामग्री में कोई हो सकता है, जैसे चीनी डाल दी मैंने किसी में, और वो शुरू से तो प्रोडक्ट सही था, पर चीनी कंटामिनेटेड थी, ख़राब थी, तो वो चीनी ने ख़राब कर दिया। तो जो भी चीज़ उसमें डल रही है उसकी जांच होनी ज़रूरी है। बनाते समय जैसे मैंने टेम्परेचर का, जैसे उसमें एग्जांपल दिया गया कि बॉइलिंग में हो सकता आ जाए, तो बॉइलिंग का टेम्परेचर मेंटेन करना 71 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम हुआ तो उसी टाइम पे उसको नहीं यूज़ करना। यह संकट को नियंत्रण करने का उपाय को भी परिभाषित करता है कि आप कैसे इसका उपाय, कैसे सोल्यूशन लिया जाए। जैसे मैंने करेक्टिव एक्शन आपको बताया। यह सुनिश्चित होता है कि सभी संसाधनों का उचित प्रयोग हुआ है। मतलब अगर कोई चीज़ फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज से थर्ड में हर चीज़ को पास करते गए, यहाँ पास हो गई ठीक है, यहाँ भी पास हो गई ठीक है, तो यानी कि आप जो भी स्टेप कर रहे हैं वो सही हो रहा है। आपकी एक जो मशीनरी है, आपका सारा सिस्टम बिल्कुल कारगर है, बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर रहा है। यह प्रमाणित होता है कि अंत में उत्तम गुणवत्ता का पदार्थ जो है वो ही मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्कोप के ऊपर, इसके क्या स्कोप है। स्कोप क्या, अब इसके स्कोप आ जाते हैं कि आप ये पढ़ाई करेंगे जब फूड सेफ्टी की या फूड क्वालिटी की पढ़ाई करके आप कैसे नौकरियां ले सकते हैं। विद ग्रोइंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया नीड मोर डिमांड फॉर गुड क्वालिटी सेफ प्रोडक्ट। जैसे जैसे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, कम काम करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या है, इंडिया को उतना ही सेफ फूड देना उतना ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSSA 2006 हैज़ क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग्स द कंज्यूमर रिगार्डिंग फूड। अब जैसे जैसे FSSA आया है, वो उन्होंने क्या किया, अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत चलाई हैं लोगों में, तो लोगों को ना जागरूकता लोगों में आ गई है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है,
और कैसे वो कहाँ जाना चाहिए उनको, और क्यों उनके लिए फूड सेफ होना ज़रूरी है, क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं अगर वो नहीं खाएंगे तो ये चीज़ों को उन्होंने इसके लिए इस वजह से और ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर है उन पर प्रेशर आ गया कि वो अच्छा क्वालिटी का फूड देना शुरू करें या बरकरार रखें बनाना। क्योंकि लोगों को पता है कि अभी अगर मेरे पास सही फूड नहीं आया, इसमें कोई प्रॉब्लम आई, तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ कंपनी को, उसकी साख पे आ जाती है, मीडिया में जाती है बात, ठीक है। तो इस वजह से उनके कंपनी इसको ज़रूरी हो जाता है कि सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लें, ठीक है। तो फॉलोइंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या कर सकते हैं, फूड एनालिसिस कर सकते हैं। फूड एनालिस्ट होते हैं वो फूड जैसे ये जो लैब वर्क होता है फूड एनालिसिस का। फिर आता है फूड इंस्पेक्शन या फूड इंस्पेक्टर, वो क्या करते हैं, वो फिजिकल चेक करते हैं कि वो की कंपनी जो है वो सब कुछ सही तरीके के जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा है फूड रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन, लॉ बनाने का काम, कानून कैसे होने चाहिए, कितना स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, कोई कंपनी अगर सही तरीके से काम नहीं करती उन पर कितने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए, वो भी आता है इसमें, ठीक है। फिर फूड एजुकेटर आ गया। फूड एजुकेटर क्या काम करते हैं, लोगों को वही एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जागरूकता क्रिएट करते हैं। फूड ऑपरेटर्स, आप किसी कंपनी में फूड हैंडलिंग का या फूड बनाने का काम कर सकते हैं। ट्रेनर्स का काम कर सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग होती है, जैसे कि यही जो फूड वाले काम कर रहे हैं इनको ट्रेनिंग देने का काम कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए चीज़ें हो रही है, तो उसको लेके रिसर्च कर सकते हैं। और लास्ट आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप, कि अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। तो ये मैं दोबारा हिंदी वालों के लिए बता देती हूँ कि जैसे जैसे भारत में क्या है कि प्रोसेस्ड फूड या संसाधित खाद्य पदार्थ जो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो गुणवत्ता बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आप खाद्य जांच का काम कर सकते हैं, निरीक्षण का काम। दोनों जांच और निरीक्षण में फ़र्क क्या है, निरीक्षण मतलब आप चेक कर रहे हैं कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। जांच करने का काम है कि आप चेक कर रहे हैं कि फूड में कोई नुकसान, तो जो निरीक्षण होता है वो सैंपल कलेक्ट करता है, फिर वो एनालिस्ट को देता है, वो फूड की टेस्टिंग करता है, ठीक है। ये फ़र्क होता है। खाद्य सुरक्षा व नियंत्रण कानून बनाना, खाद्य इसमें क्या आता है कि कानून बना रहे हैं कि जो कंपनी है उसमें थोड़ा डर रहे कि वो लॉज और सारे रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करें। फिर आपका फूड शिक्षक हो सकता है, ठीक है, फूड एजुकेटर या फूड खाद्य शिक्षक हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये कंसल्टेशन देते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, उनको वो करते हैं, जानकारी देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या कैसे आपकी क्या क्या वो हैं, आपके क्या राइट्स हैं, कहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं। खाद्य प्रचालक या जो फूड हैंडलिंग कर रहे हैं, जो कंपनी में फूड का हैंडल करने का काम करते हैं। प्रशिक्षण यानी जो इनको ट्रेनिंग देते हैं। शोध और विकास वाला जो इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, डेवलपमेंट करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। स्वरोजगार या अपना खुद का कोई फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका था चैप्टर 5 जो कि था फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। अब आपका लास्ट असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन बचे हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये आप इसमें लिखेंगे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों क्या इम्पोर्टेंट है। आप इसको टर्म को ब्रेक कीजिए, क्यों। पहले तो आपका इम्पोर्टेंस यही आ गई कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं फॉलो होगा तो यानी कि जो है फूड की आपको एक कंपनी को बहुत, एक तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है, पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो ये तो कुछ इसके एग्जांपल ही हो गए। तो आप वो चीज़ देखिए कि इम्पोर्टेंस क्या है और वो उससे आएगी कि उससे वो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो आपने ये सब पढ़ा कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो अगर आप इम्पोर्टेंस में वही चीज़ आ जाएगी कि इससे आप इन सब को ब्रेक करके कर सकते हैं कि इनको जब फॉलो किया तो इसमें इसका ये फ़ायदा हो रहा है, इससे ये फ़ायदा हो रहा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी यही है कि इससे अगर हम करते हैं तो ये चीज़ में हेल्प कर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, विस्तार में बताना है, आपने ब्रीफली डिस्कस करना है कि क्यों जो है आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब आई होप आपको सबको समझ आए फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है सबके क्या सिग्निफिकेंस है सबके क्या फ़ायदे। तो एक तो पहले तो प्रिवेंटिव अप्रोच को पे टिके रहे,
तो प्रिवेंटिव अप्रोच आपने देखा, तो प्रिवेंटिव अप्रोच में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सेम जो इसमें आएगा वो इसमें भी आ जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो पहले कोई नुकसान होने से पहले ही पकड़ा जाता है। इसके अलावा आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी इसका आ जाएगा, ठीक है। और आप इसमें ऐड ऑन और करेंगे। करियर अपॉर्चुनिटी फूड इंडस्ट्री, तो आपको रेडीमेड आंसर मिला है। मैं ये सिर्फ पॉइंटर्स मत लिखिए, थोड़ा डिटेल में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा एक एक लाइन एक्सप्लेन करके प्लीज़ लिखिए। प्लीज़ ये कॉपी मत किया अगर, मैं हमेशा बोलती हूँ, फिर मुझे 3-4 बच्चे मिल जाते हैं जो हमेशा कॉपी करके भेज देते हैं। थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ कीजिए। प्रैक्टिकल आते हैं इसमें क्वेश्चन, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते आपको। तो और इसीलिए जो है आप इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। आपको कोई डाउट होता है पर्टिकुलरली, तो उससे मैं इसीलिए बोलती हूँ डाउट्स आप उस चीज़ से रिलेटेड पूछिए। आप पर्टिकुलर वो पूरा टॉपिक रिपीट करने को कहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो सुनिए, आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिकली कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कैसे हो रहा है, तो वो आप डाउट ज़रूर पूछिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपने एक असाइनमेंट करनी है। इसके अलावा क्विज़ मैं भेज रही हूँ, लिंक इसी का डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा जाएगा, वो भी आपने भरना है। और जो पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिए। और इसके नेक्स्ट जो है वो डाउट की क्लास है, तो वो भी ज़रूर देखिए। और अगर इसके उस डाउट्स में आपके वो आपका कोई स्पेसिफिक डाउट क्लियर नहीं हुआ तो ज़रूर आप नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ पूछ लीजिए। ओके क्लास, बाय।